सर ये सर अच्छा, तो यहाँ तक आपके पास कॉन्फ़िगर है, ये आपके पास शो होता है? जैसे होता है। ओके। सो देखिए, आपने सबसे पहले तो ये करना है ना कि अपना डेटाबेस चेक करना है कि आपका डेटाबेस जो है, लोकल होस्ट लिख के आप एंटर प्रेस करें, तो ये आपके पास पेज ओपन होगा, पीएचपी माय एडमिन में जाएँ, आपके पास डेटाबेसेस आ जाएँगे। मेरे काफ़ी सारे हैं लेकिन आपका एक आधा ही होगा। जैसे प्राइवेट ट्यूटर आई थिंक सो, या ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूटर होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ऑनलाइन होगा शायद। 1 मिनट ठहरें। ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूटर, ओके। ये आपका होगा, उसमें ये आपके पास टेबल्स होंगे, बुक्स, रेटिंग्स, रिजर्वेशंस और यूजर्स, ठीक है? आपने यूजर्स वाले पे क्लिक कर लेना है, आपके पास ये सारा डेटा वहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद आपने ये देख लेना है कि यहाँ पे कौन-कौन से जो यूज़र्स हैं वो आपके पास एक्टिव हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई यूज़र इनएक्टिव है, तो उसका जो है ना वो लॉगिन नहीं हो सकेगा। उसको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये भी आपने सच्ची एक चीज़ याद रखनी है। क्या एडमिन जो है, इसकी यूज़र टाइप हमेशा 1 होगी। उसके बाद जो ट्यूटर आपके पास है, ठीक है? जो आपके पास ट्यूटर्स हैं, ट्यूटर्स की डेटा टाइप हमेशा हमारे पास 2 होगी, और जो पेरेंट्स हमारे पास हैं, पेरेंट्स की डेटा टाइप हमेशा हमारे पास 3 होगी। ये इस तरतीब से हमारे पास जो है वो इनके यूज़र मॉड्यूल बने हुए हैं। ये आपको समझ आ गई है? जैसे ओके। एडमिन 1, ट्यूटर 2, पेरेंट्स 3। पेरेंट्स सबसे आखिर में आ रहे हैं, तो उनकी डेटा टाइप 3 है। अच्छा, सबसे पहले आप एडमिन से लॉगिन करें। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता तो अगेन वही बात, डेटाबेस ओपन करें, यूजर्स वाले टेबल में जाएँ, यहाँ से जाके आप जो है वो उसकी डिटेल चेक कर लें कि क्या यूज़र नेम है और क्या पासवर्ड है। अब जैसे यूज़र हमारे पास जो है वो एडमिन है, ठीक है? तो एडमिन का जो यूज़र नेम है वो एडमिन ही है और पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे जाएँ, लिखें एडमिन 1 2 3 4 5। अब मुझे अगर यहाँ से नीचे से मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूटर सिलेक्ट किया हुआ है, ऊपर से मैंने एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया है। मैं लॉगिन करूँगा, वो लॉगिन होने ही नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि मैंने प्रॉपर डेटा टाइप ही सिलेक्ट नहीं की उसकी, सॉरी, यूजर टाइप प्रॉपर नहीं सिलेक्ट की। मुझे यूजर नेम पासवर्ड भी ठीक लिखना है, उसके बाद मुझे यूजर टाइप भी सही सिलेक्ट करनी है, फिर मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ये स्क्रीन शो होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे ओके। उसके बाद अब देखिए, हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं रजिस्टर्ड, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इनमें से जो एक्टिवेटेड नहीं है उसको आप एक्टिवेट करेंगे तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप किसी यूजर को या किसी ट्यूटर को या पेरेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी आपको कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे अब ये हमारे पास पेरेंट 2 है, इसको डिलीट करते हैं, यस करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब आपके पास बाकी ये वाले सारे यूजर रह गए हैं। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप किसी यूज़र की तस्वीर पे क्लिक करेंगे, तो उसका डेटा जो है वो सारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका डेटा एडिट कर सकते हैं। चाहे जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहें वो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है? मिसाल कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिखा हुआ है, हम लिखना चाहते हैं 0300 11 22 33 44, ये लिखना चाहते हैं, लिख के एडिट यूज़र करेंगे, और उसके बाद जब यूज़र पे वापस जाएँगे और दोबारा से 1 मिनट, ये क्यों नहीं एडिट हो रहा? 0300 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये हो गया। तो ये हमारे पास नहीं, ये इसका क्यों नहीं हो रहा? इसका डेटा एडिट नहीं हो रहा, 1 सेकंड ठहरिए। चेक कर लेते हैं कि इसका डेटा एडिट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, आप देखें, ये इस तरह का कोई इश्यू आ जाता है, जैसे आपके पास कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो सबसे पहले आपने उसका कोड ढूँढना है, ठीक है? अब जैसे ये आपके सामने ही चलें एक सिनेरियो बन गया है, अब इसमें चेक करते हैं। ये इमेज पे क्लिक किया, हम इस पेज पे आ गए। अब इस पेज पे ये बटन काम नहीं कर रहा ना, या अगर ये बटन काम कर रहा है तो आगे कोड काम नहीं कर रहा, तो हमने सबसे पहले तो देखना है कि ये पेज कौन-सा है। देखिए, पेज का नाम है editusers.php, तो सबसे पहले तो ये हमने पेज ओपन करना है, ठीक है? ये हम यहाँ पे जाएँगे अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, और editusers.php, ये हमने पेज ओपन किया, और यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये सारा कोड किधर पड़ा हुआ है। देखिए, ये मतलब ये पूरा टेबल हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये हमें जो है वो टेबल यहाँ पे नज़र आएगा, ये देखें, ये टेबल बना हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, और ये नीचे देखें एडिट यूज़र वाला बटन भी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब ये बटन दबाने से ये काम नहीं कर रहा, तो मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल जिस फॉर्म के अंदर है,
उस फॉर्म में हमने देखना है कि वो फॉर्म डेटा किधर पोस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे फॉर्म पे हम आ गए, यहाँ पे हमने देखा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है और एक्शन तो दिया वही नहीं है, यानी कि ये तो जो फॉर्म है ये डेटा पोस्ट तो कर रहा है लेकिन ये किसी और पेज पे नहीं भेज रहा। अगर आपके पास किसी भी फॉर्म के अंदर एक्शन वाला एट्रीब्यूट मिसिंग हो, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अगर आपके पास फॉर्म के अंदर जैसे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखा हुआ है ना, इसी तरह से हर फॉर्म के अंदर एक्शन इज इक्वल टू और आगे पूरा एड्रेस होता है, कुछ भी लिखा हुआ होता है, जैसे एडिट यूजर सॉरी एडिट यूजर क्लास डॉट php इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो अगर आपके पास एक्शन वाला एट्रीब्यूट जो है वो मिसिंग हो, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म आपके पास है वो डेटा पोस्ट तो कर रहा है लेकिन वो बजाय किसी और पेज पे पोस्ट करने के इसी पेज पे नीचे PHP का कहीं भी कोड पड़ा हुआ है उसको पोस्ट कर रहा है, उधर उसको दे रहा है। तो हम नीचे चलते जाते हैं, ये देखें ये हमारे पास PHP का कोड आ गया, ठीक है, ये देखिए PHP लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि डेटा सारा यहाँ पे आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा एडिट वाला बटन है, यानी कि एडिट यूजर वाला, इस बटन का नाम क्या है। इस बटन का नाम हमने देखा तो इसका नाम है सबमिट। अब हमने ये ढूंढना है कि PHP के अंदर सबमिट बटन वाला कोड किधर है। देखें ये PHP का कोड आ गया। अब इसमें देखें ये तो आ गया जी पोस्ट इमेज, ये तो इमेज वाले बटन का कोड है। फिर ये आ गया देखें जी इस सेट पोस्ट अपडेट, अच्छा ये अपडेट वाले बटन का कोड है। अब यहाँ पे एक छोटी सी देखें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि बटन का नाम हमने सही नहीं रखा। बटन का नाम मतलब मुझे चेंज करना याद नहीं रहा या जो भी आप कह लें, कि अपडेट यहाँ पे हमने लिखना था अपडेट, और ये जो नाम है एग्जैक्टली यही नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम, स्पेलिंग भी सेम। अगर बड़ा यू है तो यहाँ पे भी बड़ा यू हो, यहाँ पे भी बड़ा यू। अगर आप इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसका नाम रखूं मैं अपडेट यूजर, अगर आपने ये नाम रखना है तो इसी नाम को कॉपी करें और ये यहाँ पे पेस्ट कर दें। मुझे कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है और इमेज पे पेस्ट नहीं करना? क्योंकि देखें अगर आप नीचे क्यूरी देखें तो अपडेट वाली क्यूरी यहाँ पे लगी हुई है, अपडेट यूजर्स सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, ईमेल इज इक्वल टू पोस्ट, जो यानी कि बाय पोस्ट जो ईमेल आ रही है फॉर्म से वो वाली ईमेल वगैरह वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लगाया। अब ये हमारे पास सेव हो गया। इसको दोबारा हम जाके रिफ्रेश करते हैं पेज को F5 प्रेस करके, और यहाँ पे अब हम फोन नंबर डाल के चेक करते हैं 0300 11 22 33 44। ये करके मैं यूजर अपडेट करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब देखें ये मेरा फोन नंबर अपडेटेड है। सही है जी, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ओके, सो इस तरह से आपने डायग्नोज करना है और इस तरह से आपने कोड ओपन करके चेक करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे 100% ये लगता है कि जरी बात है कोड मैंने आपको यही वाला दिया है, तो मुझे लगता है शायद मैं वहां पे भी ये नाम चेंज करना शायद मुझसे रह गया हो, तो आपने ये नाम लाजमी चेंज कर लेना है, ठीक है। एडिट यूजर्स वाले पेज पे जो एडिट यूजर वाला बटन है उसका जो नाम है वही नाम यहाँ पे नीचे भी होना चाहिए, ये जो इफ इस सेट अंडरस्कोर पोस्ट और ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नाम चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं एनीडेस्क के थ्रू करके लॉग इन करके मैं खुद भी चेक कर लूंगा लास्ट टाइम एक दफा जो आपका वाइवा होगा उससे पहले, या इनकेस आज ही चेक कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, वो हम आखिर में डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज द वन। यहाँ पे हमारे पास यूजर्स का सारा डेटा है, उसके अलावा बुक्स है। अब बुक्स में क्या है, जो एडमिन है उसकी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बुक्स को अपलोड कर सके, ठीक है। तो बुक्स अपलोड करने का बिल्कुल वैसे ही तरीका है जैसे यूजर्स ऐड करने का तरीका है, ठीक है। अगर हम यूजर्स पे जाते हैं, यहाँ पे हम ऐड ट्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म है, ये हमने फिल करना है। और ये जो फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी कि बल्कि टेस्ट फेज के अंदर भी हमारा जो है वो ये सारा काम और ये सारा सिलसिला था। मुझे अब याद नहीं है कि आपका टेस्ट फेज क्या था, एक मिनट वो भी निकाल लेते हैं, ठहरें। लोकल होस्ट स्लैश F20 प्राइवेट ट्यूटर, ओके, हेल्थ ऐप थी आपकी। ओके, इसको लॉग इन करते हैं। इसमें क्या था, इसका यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं क्या था, ठहरे, एडमिन 512345 होगा, ये भी नहीं है, admin@vu.com होगा, ये भी नहीं है, चलें चेक कर लेते हैं। प्राइवेट ट्यूटर यूजर्स, ओके, ईमेल है admin@vu.com, पासवर्ड है 123, admin@vu.com, पासवर्ड 123 है, लॉगिन करेंगे। ओके, सो ये आपका जो है वो था टेस्ट फेस, मुझे याद आ गया। अब इसमें भी एग्जैक्टली यही चीज थी, देखें ऐड पेशेंट पे क्लिक करते हैं
ये फॉर्म था, और ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से सारा वो बताया था। तो एग्जैक्टली सेम चीज हमारे पास यहाँ पे है। सो आई थिंक सो, आई डोंट हैव टू रिपीट दैट अगेन। आप अगर इसको मुश्किल लग रहा है या अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रही, तो आप टेस्ट फेज वाली वो जो वीडियो आपको मैंने सेंड की थी, आपको की थी ना मैंने सेंड? Yes, sir. हाँ, तो वो आप दोबारा देख लीजिएगा, उसमें चूंकि ये डिटेल से एक्सप्लेन हुआ है। सो ऐड ट्यूटर पे क्लिक करने से ये फॉर्म ओपन होता है, और इसमें हम सारी डिटेल ऐड करके और ऐड ट्यूटर करते हैं, तो नया यूजर या नया ट्यूटर ऐड हो जाता है। सेम बुक्स में भी है। यहाँ पे आप 1 सेकेंड, ये क्या हो गया? अभी तो सही ओपन हो रहा था। ये क्या चक्कर है? एडमिन 1 2 3 4 5। ओके, आप बुक्स पे जाते हैं और ऐड बुक पे क्लिक करते हैं। सेम इसी तरह से एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें वो आपसे डिटेल्स मांगेगा। जैसे अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जी बुक का नाम है नेटवर्क्स, डिस्क्रिप्शन है बुक अबाउट नेटवर्किंग। अब वहां से यहाँ पे वो पूछ रहे हैं बुक का जो फ्रंट कवर है या बुक की तस्वीर अपलोड करें। यहाँ से हम बुक की कोई तस्वीर अपलोड करते हैं, ये अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करते हैं बुक बजाते खुद जो बुक अपलोड करनी है। यहाँ से हम कोई पीडीएफ फॉर्म ये करके अपलोड बुक करेंगे। ये न्यू बुक हैज बीन एडेड मैसेज शो होगा, ओके करेंगे। ओके, मैंने 2 बार ऐड कर दिए, डिलीट कर देते हैं एक बार। ओके, सो ये हमारे पास अब बुक ऐड हो चुकी है। सही है। अब जो उसकी तस्वीर आपको फ्रंट पे नजर आ रही है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। अगर एडमिन चाहे तो वो भी डाउनलोड कर सकता है, और अगर जब यूजर लॉगिन होगा तो वो भी हम देखेंगे कि क्या कर सकता है। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये बुक हमारे पास यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाती है, जो भी बुक हमने अपलोड की थी। तो इसको फिर हम जारी बात है यहाँ से आगे जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो एडमिन है वो बुक को एडिट कर सकता है। यहाँ पे एडिट करेंगे, बुक का नाम चेंज कर सकता है। जैसे बुक का नाम रखना है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, ये हम करके अपलोड बुक करते हैं, बैक करते हैं। और यार इस पे भी मुझे लगता है कि मैंने एडिट वाले बटन का कोड नाम नहीं चेंज किया होगा। चलें ये चेक करते हैं एडिट बुक वाला कोड खोल के। एडिट बुक, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं क्या चक्कर है। ओके, बटन का नाम है, इधर भी सबमिट लिखा हुआ है यार, ये मसला है, अपडेट करना था। ये नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नाम दोबारा लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। अपलोड अपलोड बुक, अपलोड बुक क्यों नहीं हो रहा? अपलोड नहीं, सॉरी, एडिट बुक। बटन का नाम अपलोड नहीं, एडिट बुक करना था। एडिट बुक, और अपडेट बुक्स। ओके, बुक डिटेल एडिट, लेकिन एडिट हुई नहीं है। ओके, हो गई है। सो यहाँ पे भी वही मसला था कि बटन का नाम मुझे चेंज करना भूल गया था। सो बटन का नाम यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम। उसके अलावा जनाब अब और यूजर क्या कर सकता है? सॉरी, एडमिन, या एडमिन से लॉग इन है हम, क्योंकि ये नाम देखे आ रहा है। तो एडमिन बुक्स को कर सकता है, और इसके अलावा एडमिन जो है वो लॉग आउट कर सकता है। बस एडमिन के जिम्मे 2 ही काम है, यूजर मैनेजमेंट और बुक्स मैनेजमेंट, यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब हम लॉग इन करते हैं किसी ट्यूटर से कि ट्यूटर क्या कर सकता है। सो ट्यूटर की यहाँ पे हम देखते हैं कि डिटेल्स क्या हैं। जैसे ये ट्यूटर 2 है, इससे लॉग इन करते हैं, tutor2@vu.com, पासवर्ड 12345। सो आप कह रही हैं कि ट्यूटर से लॉगिन नहीं हो रहा, तो tutor2@vu.com 12345, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ट्यूटर, लॉगिन, लॉगिन हो रहा है। सो देखते हैं अब आपके पीसी में क्या इशू होगा। सो ट्यूटर क्या क्या कर सकता है? ओके, सो ट्यूटर जो है वो प्रोफाइल अपनी चेक कर सकता है डेफिनेटली सबसे पहले तो। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट जितनी भी हैं वो चेक कर सकता है, जो जो उसको रिक्वेस्ट आई हुई होंगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बुक्स वगैरह वो भी देख सकता है, लेकिन उनको छेड़ नहीं सकता, यानी कि डाउनलोड, सॉरी, डिलीट और एडिट और नई बुक नहीं ऐड कर सकता, सिर्फ देख सकता है। रेटिंग अपनी चेक कर सकता है कि मेरी रेटिंग क्या है। रेटिंग जो है वो बेसिकली यूजर को, सॉरी, ट्यूटर को पेरेंट्स देंगे, तो तब उसकी रेटिंग शो होगी। ठीक है, तो रेटिंग वाला ये अभी हम कोड देख लेते हैं। और इसके अलावा यूजर क्या कर सकता है, सॉरी, ट्यूटर क्या कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। सो सबसे पहले ये प्रोफाइल वाला कोड है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूँ, जो बाकी एडमिन पेज पे भी शो हो रहा था। रिक्वेस्ट
यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसा एडमिन में यूजर्स डिटेल वाला पेज था जिसमें वो सारे यूजर शो हो रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि एडमिन जो है वो नया यूजर ऐड भी कर सकता था, उसके यहाँ पे इस जगह पे बटन भी था, जबकि ट्यूटर डैशबोर्ड में ऐसा बटन यहाँ पे नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सिंपल टेबल है और उसमें दो बटन है, अप्रूव रिजेक्ट। ठीक है, तो इसका कोड हम देख लेते हैं कि इस पेज का कोड क्या है। तो हमने ट्यूटर वाले पेज के अंदर, सॉरी, अपनी फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रिक्वेस्ट वाले पेज पे जाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि रिक्वेस्ट वाला पेज ओपन करते हैं कि किधर है। ओके, ये रिक्वेस्ट वाला पेज है। देखें, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जितना भी आपका कोड जो शुरू होगा एक्चुअली वो बॉडी के बाद होगा। बॉडी से पहले वाला जितना कोड है वो सारे का सारा आपके पास जेनेरिक कोड है। व्हाट इज जेनेरिक कोड? जो कि हर पेज पे सेम होता है। सो आपको उसमें ज्यादा मेहनत करने या उसको समझने की जरूरत नहीं है। वो आप एक दफा देख लें तो सारे पेजेस भी चूंकि सेम है तो आपको टेंशन नहीं होगी। सो बॉडी के बाद अब हम अपना पेज भी निकालते हैं। सो ये हमारा ये जो ऊपर मेन्यू बार है ये तो तकरीबन अब जारी बात है ट्यूटर डैशबोर्ड में सेम ही रहेगा, तो इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल हेडिंग दी गई है, ये देखें, ये सिंपल हेडिंग आ गई, मैनेज रिजर्वेशंस। उसके बाद ये टेबल है। तो टेबल में क्या क्या चीज है? देखें, ये टेबल का कोड स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर मैंने कमेंट भी दिया हुआ है ग्रीन कलर में कि ये टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर हमने सबसे पहले टेबल हेड लगाया और टेबल रो लगाई। टेबल रो के अंदर हमने ये हेडिंग्स दी कि हम टेबल में क्या क्या शो करवाएंगे। तो पेरेंट नेम, यानी कि जिस पेरेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है उस पेरेंट की ईमेल, जिस डेट को रिक्वेस्ट आई है वो, स्टेटस और एक्शन, ये 5 चीजें हमने जो है वो शो करवानी है ट्यूटर डैशबोर्ड पे। सो अब हम ये 5 चीजें लाएंगे कहां से? ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर रिजर्वेशंस नाम का टेबल है। जितनी भी रिजर्वेशंस की रिक्वेस्ट आती हैं पेरेंट्स की तरफ से ट्यूटर्स को, वो सारी की सारी इस टेबल के अंदर सेव होती हैं। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर, टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पे हमने PHP का कोड यानी कि लिखा ताकि हम टेबल से डेटा मंगवा सकें। और हमने कौन कौन सा कोड यहाँ से मंगवाना है? देखिए, सबसे पहले हमें तो ये चाहिए कि हमने ये चीजें शो करवानी है। सो हमने पेरेंट का नाम भी शो करवाना है, पेरेंट की ईमेल भी शो करवानी है, रिक्वेस्ट डेट भी शो करवानी है और स्टेटस भी शो करवानी है। और मजे की बात यह है कि रिजर्वेशन वाले टेबल में तो सब टीचर्स की रिजर्वेशंस पड़ी हुई हैं। तो हमने सिर्फ वो रिजर्वेशंस शो करवानी है जो कि उस ट्यूटर की हो जो इस वक्त लॉग इन है। इसको सारी ना शो हो, इसको सिर्फ अपनी रिजर्वेशन शो हो जो इसको रिक्वेस्ट आई हुई है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर इस पेज के बिल्कुल शुरू में जाएं तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक फाइल इंक्लूड की हुई है और उस फाइल का नाम है सेशन। और उसके बाद मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है $ID इज इक्वल टू $_session ID। यानी कि जो यूजर इस वक्त लॉग इन हुआ हुआ है या जो भी ट्यूटर इस वक्त लॉग इन हुआ हुआ है उसकी जो आईडी है वो उठा के $ID नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। अच्छा, ये सेशन आईडी वाली जो बला है या ये सेशन आईडी जो है ये क्या चीज है? देखिए, जब भी यूजर लॉगिन होता है, लॉगिन पेज हम निकालते हैं जी, इंडेक्स वाला। ओके, ये यूजर जब लॉगिन होता है तो क्या सीन होता है, ये दोबारा जल्दी से रिपीट करते हैं। ठीक है, ये हम लॉग आउट करते हैं पहले इसको। ओके, ये लॉगिन होने लगे हैं। यहाँ पे हम जब हम लॉगिन प्रेस करेंगे सो हमारे पास क्या होगा, देखें ये हमने यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब इन तीनों ऑप्शंस के अंदर मिसाल हमने ट्यूटर सेलेक्ट किया, ट्यूटर लॉगिन हो गया। लॉगिन होते वक्त पीछे जो कोड चलेगा वो कौन सा होगा? देखें, यूजर नेम और पासवर्ड लिखेगा ट्यूटर और अपनी टाइप सेलेक्ट करेगा। अब डेटाबेस से हम ये सारी चीजें चेक करेंगे कि भाई सिलेक्ट करो यूजर से सारा सब कुछ, जहां पे यूजर नेम वैसा हो जैसा अभी बंदे ने दिया है और पासवर्ड भी वैसा हो जैसा अभी बंदे ने लिखा है और टाइप भी वो जो उसने अभी सिलेक्ट किया है। अगर तो वैसा यूजर नहीं होगा, जीरो, अगर काउंटिंग जीरो है यानी कि डेटाबेस में वैसा एक भी यूजर नहीं है, फिर तो हमें ये एरर शो हो जाएगा कि प्लीज चेक योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। और अगर काउंट जीरो से बड़ी है और टाइप इज इक्वल टू 1 है, यानी एडमिन लॉगिन हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अलग काम करेंगे। यानी फिर हम इस तरह से करेंगे कि सेशन आईडी में क्या चीज स्टोर करेंगे, $रो यूजर आईडी। $रो क्या चीज है? देखिए, जो हमने डेटाबेस से सारा डेटा मंगवाया था यूजर का उसको हमने $रो में रखा था। तो $रो में मौजूद जो यूजर की आईडी थी, जो भी लॉगिन हो रहा है, चाहे वो एडमिन हो, ट्यूटर हो, पेरेंट हो, जो भी लॉगिन हो रहा है उसकी जो आईडी थी वो उठा के हम सेशन आईडी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो कि जब तक बंदा लॉगिन रहता है तब तक एक्टिव रहता है, जैसे ही लॉग आउट होता है सेशन खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास ट्यूटर लॉगिन होगा, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है कमेंट में कि लॉग्ड इन एज ट्यूटर, ट्यूटर लॉगिन होगा
तो क्या होगा कि उसकी भी जो यूजर आईडी है वो सेशन आईडी वाले वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और तब हम उसको प्रोफाइल डॉट पीएचपी पेज पे भेजेंगे। सो जब ये लॉगिन होगा तो उसके बाद हमारे पास जब ये रिक्वेस्ट पेज पे जाएगा तो वहां पे हम उसी सेशन आईडी वाली वैल्यू को उठा के किस में स्टोर कर रहे हैं, डॉलर आईडी में। अब समझ आ गया आपको कि सेशन आईडी क्या चीज है? Yes, sir. ओके। सो हमने यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ये जो नीचे हमने टेबल शो करवाना था, दोबारा हम ट्यूटर से लॉगिन करते हैं जी। 1 2 3 4 5 ट्यूटर। ओहो, पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 था ट्यूटर। ओके, रिक्वेस्ट में जाते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो टेबल शो हो रहा है, अब इस टेबल में हमने सिर्फ वो रिजर्वेशन शो करवानी है जो उस ट्यूटर की हैं जो अभी अभी लॉगिन हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये हमने क्यूरी लगाई पीएचपी के अंदर। क्या क्यूरी लगाई है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजर्वेशंस वेयर ट्यूटर आईडी बराबर हो डॉलर आईडी के, यानी जो बंदा इस वक्त लॉगिन हुआ है उस जैसी जो ट्यूटर आईडीज हैं रिजर्वेशन वाले टेबल में, वो सिर्फ डेटा उठा के लाओ। तो वो डेटा आ जाएगा, वो डेटा आके डॉलर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाने के बाद जो भी डॉलर रिजल्ट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसको हम डॉलर रो में स्टोर करेंगे। वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिजर्वेशंस के अंदर हो सकता है एक से ज्यादा डिटेल्स हो। सो इस वजह से हम वाइल लूप लगा रहे हैं ताकि एक एक करके सारी डिटेल्स को टेबल के अंदर प्रिंट करवा दें। सो वाइल लूप हमने लगा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो रिक्वेस्ट आईडी है रिजर्वेशन की, क्योंकि रिजर्वेशन वाला जो टेबल है अगर इसको हम ओपन करें तो इसमें हमारे पास एक अपनी भी रिजर्वेशन की अपनी भी आईडी होती है, फिर ट्यूटर की आईडी होती है, फिर पेरेंट की भी आईडी होती है। यानी कि किस ट्यूटर को किस पेरेंट ने रिजर्वेशन करवाई है। तो हम क्या करेंगे कि जो अभी अभी हमने रिजर्वेशंस का डेटा मंगवाया है, जो रिजर्वेशन की आईडी है उसको उठा के डॉलर रिक्वेस्ट आईडी के अंदर स्टोर कर लेंगे और ट्यूटर की आईडी को उठा के सिर्फ डॉलर आईडी के अंदर स्टोर कर लेंगे और पेरेंट की आईडी को उठा के पी आईडी के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब ये सारा डेटा हम कहां से उठा रहे हैं? जो अभी अभी हमने रिजर्वेशन वाले टेबल से सारा डेटा मंगवाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमने देखे ना रिजर्वेशन वाले टेबल के अंदर तो सिर्फ हमें पेरेंट आईडी मिली है, हमने शो क्या क्या करवाना है, पेरेंट का ईमेल भी शो करवाना है, पेरेंट का नेम भी शो करवाना है। वो तो हमारे पास नहीं है इस टेबल के अंदर, ये जो रिजर्वेशन वाला है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट आईडी मिल गई है ना हमें, हम पेरेंट आईडी की जो डिटेल है वो यूजर वाले टेबल से उठाएंगे। मिसाल, अब रिजर्वेशन के अंदर देखें पेरेंट आईडी है 6, तो यूजर वाले टेबल में जाके देखें कि 6 के आगे क्या लिखा हुआ है। अब 6 वाला अभी हमने डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर हम दूसरा देखें, ये पेरेंट आईडी 15, तो यूजर वाले में जाके देखें कि 15 किधर है, ये देखें ये 15 है। तो 15 वाला जो यूजर है उसकी सारी डिटेल ये आगे आपके पास पड़ी है। नाम पेरेंट 1 है, ईमेल parent1@vu.com है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो हम शो करवाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी बराबर है पी आईडी, जो कि अभी अभी हमने रिजर्वेशन से उठाई है। तो उस जैसा उसका जो भी डेटा है, जो पेरेंट आईडी अभी अभी हमने रिजर्वेशन से उठाई है उसका जो भी डेटा है वो सारे का सारा उठा के हम पी डेटा के अंदर स्टोर करेंगे। और इसी तरह से फिर पेरेंट डेटा इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच अरे की मदद से पी डेटा से सारा डेटा निकाल के पेरेंट डेटा वाले के अंदर एक एक कॉलम करके अलग अलग करके रख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, पेरेंट नेम नामी एक वेरिएबल लिया हमने, उसमें हम क्या करेंगे, पेरेंट डेटा जो अभी हमारे पास आया है उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिला के लिखेंगे ताकि पेरेंट का फुल नेम हमें यहाँ पे पेरेंट नेम में मिल जाए। और इसी तरह से पेरेंट की जो ईमेल है वो उठा के हम जो है वो रखेंगे उसके अंदर, पेरेंट ईमेल के अंदर। अच्छा, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड होल्ड करें, मुझे लगता है मुझे कॉल एक आ रही है। Sir.
जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी यूजर्स का डेटा मंगवाया था, जिस यूजर ने भी रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी, वो रिक्वेस्ट यानी उस यूजर का डेटा मंगवा के हमने पेरेंट डेटा में रखा हुआ था। फिर हमने उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे ज्वाइन कराया, कनकैटिनेट कराया। ये जो डॉट है, इसको हम कनकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि ये दो वेरिएबल्स को जोड़ने का काम करता है। नॉट एडिंग देम, जोड़ने का काम करता है, सिर्फ जोड़ देता है, यानी कि साथ साथ लिख देता है। सो पेरेंट नेम के अंदर हमने उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया। फिर इसी तरह से ईमेल को उठा के पेरेंट ईमेल वाले वेरिएबल के अंदर लिख दिया। अब पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाना तो बड़ा आसान है, किसी भी चीज के पहले डॉलर साइन लगा दें, वो वेरिएबल बन जाती है। ठीक है, सो उसके बाद हमने क्या किया, स्टेटस। स्टेटस कहां से उठाना है? अब स्टेटस हमने पेरेंट डेटा से नहीं उठाना। वजह उसकी क्या है कि स्टेटस तो हमारे पास रिजर्वेशन में पड़ा हुआ है, और रिजर्वेशन की सारी डिटेल डॉलर रो के अंदर है। तो हमने स्टेटस के अंदर कहां से डेटा उठा के रखा है? डॉलर रो के अंदर से। तो डॉलर रो में जो स्टेटस नामी कॉलम था, उसका जो उसकी जो वैल्यू थी, वो उठा के हमने डॉलर स्टेटस में रख दी। अब हमने इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कैसे करा रहे हैं? देखिए, ये पीएचपी का टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी कि पीएचपी का कोड यहाँ पे खत्म हो गया है। ये देखें, क्लोजिंग टैग है। अब ये हमने एचटीएमएल का यहाँ से कोड स्टार्ट किया। अब एचटीएमएल के अंदर हमने पीएचपी का डेटा कैसे प्रिंट कराना है? उसके लिए ये है कि जहाँ पे हमने डेटा प्रिंट कराना होता है, वहां पे पीएचपी का कोड या पीएचपी का टैग दोबारा लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले खाने के अंदर, ये पहला खाना है ना, टीडी से मुराद है पहला खाना। ठीक है, क्योंकि हमने ये टेबल बनाया हुआ है, तो टेबल के अंदर पेरेंट जो है ये पहला खाना है, पेरेंट ईमेल दूसरा खाना, रिक्वेस्ट डेट तीसरा खाना, स्टेटस चौथा खाना। तो पहले खाने के अंदर पेरेंट नेम शो कराना था, तो हमने सिंपल पीएचपी का कोड यानी कि टैग लिखा, और एको यानी प्रिंट, और पेरेंट नेम वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया। अब उसके अंदर जो कोई भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने पेरेंट ईमेल को अगले खाने में प्रिंट कराया, और डेट एडेड को अगले खाने में प्रिंट कराया, और स्टेटस को उससे आखिरी खाने में, चौथे खाने में प्रिंट कराया। अब बात आ जाती है कि पांचवें खाने की, कि एक्शन के अंदर हमने क्या प्रिंट कराना है। देखिए, अब एक्शन के अंदर हमें मल्टीपल चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? देखिए, अगर तो हमारे पास स्टेटस है पेंडिंग, अगर स्टेटस किस चीज का, रिजर्वेशन का, अगर रिजर्वेशन का स्टेटस हमारे पास पेंडिंग है,
तो हमारे पास क्या शो हो। देखें हमने यही लिखा है, पीएचपी का कोड लिखा, शर्त लगाई, पीएचपी का कोड क्लोज किया और आगे ये। अच्छा पीएचपी का कोड क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि हमने इफ की जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं की, सिर्फ स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाई है। क्लोजिंग ब्रैकेट हमने अपनी जो चीज प्रिंट करवानी है उसके बाद लगाई है, ताकि अगर हमारी ये शर्त पूरी है, यानी स्टेटस पेंडिंग है हमारा, तो हमें ये बटन शो हो जाए। अब बटन पे हमने क्या ये सारा लिखा हुआ है, ये हमारा सिंपल एंकर टैग है। एंकर टैग बहुत दफा मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। और उसके एंकर टैग के ऊपर लिखा हुआ क्या नजर आएगा, अप्रूव। अप्रूव लिखा हुआ नजर आए, कब, जब स्टेटस पेंडिंग हो। और अगर हम बटन को प्रेस करेंगे तो हम इस सफे पे चले जाएंगे और साथ हम ये सारा मालूमता लेके जाएंगे, ये सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज लेकर जाएंगे। और इसकी क्लास आगे हमने बताई भी है कि इसकी क्लास जो है वो बटन माइनस इन्फो है। ये भी आपको मैंने क्लास फर्स्ट में बताया था इस दफा कि बूटस्ट्रैप यूज किया, तो उसके लिए फिर हमारे पास 6 बुनियादी ऑप्शंस होते हैं, प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग और डिफॉल्ट। तो इनमें से आप जो भी लगाएंगे वो कलर लग जाएगा। अगर आपने ये अप्रूव का बटन फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू कलर सॉरी ऑरेंज कलर का लगाना है, तो आप सिंपली वार्निंग लिखें, तो हमारे पास, सॉरी वार्निंग की स्पेलिंग गलत है, वार्निंग अप्रूव, ये क्यों नहीं आ रहा, वन सेकेंड, ओके ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे करना है वार्निंग, वो मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं आ रहा। ओके देखें ये बटन का कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। अच्छा अब अगर सिर्फ हमारे पास स्टेटस पेंडिंग है तो हमारे पास ये वाला अप्रूव का बटन शो होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टेटस जो है वो पेंडिंग भी नहीं है और अप्रूव भी नहीं है, कोई और है, कुछ और है, जैसे इन प्रोसेस है या और कोई स्टेटस है, तो फिर हमारे पास ये वाला अप्रूव का बटन शो होगा। ठीक है, तो अभी चूंकि हमारे पास जो स्टेटस है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो जहरी बात है APPROVED 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 ओके। देखिए आप स्पेलिंग मिस्टेक थी थोड़ी सी, तो इसलिए वो बटन शो हो रहा था, अप्रूव होने के बावजूद बटन शो हो रहा था। क्यों, यहाँ पे मैंने कैपिटल लफ्जों में अप्रूव्ड लिखा हुआ था, लेकिन कैपिटल लफ्जों में नहीं लिखना है। क्यों, ये स्टेटस जो है वो छोटे लफ्जों में है, तो उसको मैच करने के लिए हमें ये छोटे लफ्जों में ही लिखना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास किसी का स्टेटस अप्रूव नहीं है, जैसे कि मैं आप यहाँ पे आपको कोई एक आधा स्टेटस जो है चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे ये है, इसको हम करते हैं इन प्रोसेस, ये हमने कर दिया, यहाँ पे गया रिफ्रेश किया, ये देखें अप्रूव का बटन शो हो गया। अब आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी अगर स्टेटस अप्रूव हो जाए तो फिर क्या लिखा हुआ है, तो फिर हमारे पास देखें फिर हमारे पास सिंपल अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाए बस। जैसे ये इसको मैं अप्रूव करूंगा, ये अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरह से आखिर में हमने बगैर किसी शर्त के डिलीट का बटन भी या रिजेक्ट का बटन भी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमने रिजेक्ट का बटन लगाया इसमें एंकर टैग के जरिए से डेफिनेटली, लेकिन इसको हमने कोई पेज का एड्रेस नहीं बताया, यानी ये बटन प्रेस होने से ये किसी पेज पे नहीं जाएगा, बल्कि डाटा टॉगल मॉडल हमें एक मॉडल शो करेगा। और उस मॉडल के अंदर फिर हम क्या करेंगे, 2 बटन लगाएंगे, नो एंड यस। और अगर यस का बटन क्लिक होता है तो हम अपडेट रिक्वेस्ट वाले पेज पे जाएंगे और साथ ये सारी चीजें या डिटेल्स लेकर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखें ये पेज शो हो जाता है। सो ये हमारे पास टीचर्स का रिक्वेस्ट वाला पेज था। बुक्स वाले पेज में सिंपल है, वो सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक सिंपल टेबल है चूंकि, तो इसको आई डोंट थिंक सो दोबारा बताने की जरूरत है। माई रेटिंग्स वाले पेज पे आ जाते हैं, रेटिंग वाला पेज ओपन करते हैं जी, वन सेकेंड, माई रेटिंग्स, ओके। अब इस पे क्या है, देखिए माई रेटिंग्स वाले पेज पे सबसे पहले तो हेडिंग है माई रेटिंग, तो ये देखें हेडिंग आ गई माई रेटिंग की। उसके बाद क्या है, टीचर की तस्वीर है और आगे ये रेटिंग है। तो ये हम देखते हैं कहाँ पे है, ये आ गई जी तस्वीर, ये तस्वीर का कोड है, ये देखिए AHREF इज इक्वल टू कुछ भी नहीं यानी कि खाली, और उसके बाद हमने ये इमेज टैग लगाया हुआ है, और इमेज टैग के अंदर हम सोर्स कहाँ से उठा रहे हैं, यानी तस्वीर कहाँ से उठा रहे हैं, जो भी यूजर का डेटा है इस वक्त, ठीक है, डॉलर रो के अंदर जो यूजर का डेटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो प्रोफाइल पिक वाला आपके पास खाना है, उसके अंदर जो चीज भी पड़ी है वो उठा के हम सोर्स के जरिए से इमेज को दे रहे हैं और इमेज उसको शो कर देगा। उसके बाद मेन चीज आती है रेटिंग। रेटिंग हम कैसे चेक करते हैं, देखिए रेटिंग चेक करने के लिए हम ये करेंगे, हमने
यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है रेटिंग्स का। रेटिंग्स का टेबल जो है, इसमें हमारे पास पेरेंट्स जो हैं वो रेटिंग डालते हैं, तो हम यहाँ से उठा के शो कराते हैं। अब पेरेंट्स रेटिंग कैसे डालते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये देख रहे हैं कि शो कैसे कराते हैं। अब ये देखें, हमने सबसे पहले वही बात है, क्यूरी लगाई, रेटिंग वाली में से सारी चीजों को उठा के डॉलर रिजल्ट में डाल दिया, फिर उसको काउंट किया कि कितनी टोटल रेटिंग्स हमें मिल चुकी हैं। ये नहीं काउंट करना कि हमें रेटिंग क्या मिली है, ये भाई 2 रेटिंग मिली है, 3 रेटिंग, ये नहीं फिलहाल काउंट करें। फिलहाल ये काउंट करें कि कितने पेरेंट्स ने हमें रेटिंग दी है, चाहे 0 रेटिंग दी हो, लेकिन कितनों ने सबमिट की है। तो अगर हम उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने रेटिंग टोटल काउंट कर ली कि कितनी रेटिंग्स हमें मिली हैं, उसको हम डॉलर काउंट में रख दिया। फिर रेटिंग सम, हमने रेटिंग सम नामी वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने 0 रखी। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप लगा के सारी रेटिंग्स को हमने फेच करवाया, जितनी भी रेटिंग्स हमारे पास इसके अंदर थी फेच करवाया। फेच करवाने के दौरान हमने क्या किया, रेटिंग सम में सारी रेटिंग्स को हम ऐड करते गए, यानी किसी ने 2 स्टार दिया है, किसी ने 4 स्टार, किसी ने 3 स्टार, किसी ने 1 स्टार, तो वो सारी रेटिंग्स को हमने ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने उसकी एवरेज निकाली। रेटिंग एवरेज नामी वेरिएबल है, उसमें हमने एवरेज कैसे निकाली, जो भी हमारे पास रेटिंग सम था उसको हमने काउंट पे डिवाइड कर दिया, सिंपल मैथ्स है। और उसके बाद हमने चेक किया, अगर रेटिंग एवरेज 2 से कम है तो फिर क्या करो, एवरेज रेटिंग लिखा हुआ नजर आए, जैसे कि ये है, एवरेज रेटिंग लिखा हुआ नजर आए, और उसके बाद कितने स्टार शो करो वो आगे हमने लिखा है। हमने 5 स्टार बनाए हैं, उसमें से सिर्फ 1 स्टार को हमने चेक्ड शो किया, यानी 1 स्टार येलो होता और बाकी सारे खाली होते अगर एवरेज रेटिंग 2 से कम होती। और अगर एवरेज रेटिंग 1 से बड़ी होती है और 3 से कम होती, यानी एवरेज रेटिंग 2 होती, तो फिर हम क्या करते, 2 स्टार्स शो करवाते और 3 स्टार्स खाली शो करवाते। और इसी तरह से अगर एवरेज रेटिंग 2 से बड़ी और 4 से छोटी होती, यानी कि 3 होती, तो फिर हम 3 स्टार्स शो करवाते भरे हुए और 2 खाली। इसी तरह से ये 5 स्टार्स की रेटिंग हमने शो करवा दी। उसके बाद नीचे हमने सिंपल एक टेबल बनाया जिसके अंदर हमने ये रेटिंग शो करवानी है, और ये टेबल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पिछले टेबल सारे देखते हुए आ रहे हैं, तो आई विल नॉट रिपीट दिस, बिल्कुल जैसे रिक्वेस्ट में अभी हमने देखा है। फर्क सिर्फ ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेबल था, इसके आखिर में बटन भी थे, जबकि ये सिंपल एक टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये हमने सिंपल बस एक टेबल में 3 चीजें प्रिंट करवाई और टेबल आपका एंड हो गया। सो ये हमारे पास रेटिंग का मॉड्यूल है, एंड दैट्स इट। ट्यूटर का डैशबोर्ड खत्म, लॉग आउट करते हैं, अब पेरेंट से लॉग इन करते हैं। अच्छा, पेरेंट की आईडी पहले देख लेते हैं। पेरेंट की आईडी क्या है, parent1@vu.com और पासवर्ड है 12345। सो parent1@vu.com, पासवर्ड है 12345। इसको हम यहाँ पे करते हैं पेरेंट और लॉगिन करते हैं। ओके, लॉगिन कर लिया। ये देखिए, अब यहाँ पे टीचर को सॉरी ट्यूटर को क्या चीज शो हो रही है, टीचर को यहाँ पे शो हो रहा है 1 सेकेंड। अच्छा, टीचर को सॉरी ट्यूटर को सॉरी माय बैड, पेरेंट को यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ट्यूटर लिस्ट शो हो रही है। जितने भी ट्यूटर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं सिस्टम के अंदर वो सारे शो होंगे। अगर वो किसी ट्यूटर को देखना चाहे तो व्यू क्लिक करेगा, व्यू क्लिक करने से उसको उसकी सारी डिटेल प्लस उसकी एवरेज रेटिंग ये सारा कुछ शो होगा, और नीचे एक बटन शो होगा कि अगर आप उसको रिजर्वेशन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। अगर डायरेक्ट रिजर्वेशन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी भेज सकते हैं। रिजर्व पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, रिजर्वेशन रिक्वेस्ट सेंड हो गई। जैसे रिजर्वेशन रिक्वेस्ट सेंड होगी, आप फौरन से रिक्वेस्ट स्टेटस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी स्टेटस नजर आ जाएगा कि कौन सी रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव्ड है और कौन सी पेंडिंग है। दोबारा ट्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे वही बात है, जिस ट्यूटर को भी व्यू करेंगे तो वो आपको व्यू हो जाएगा। अब जैसे इस ट्यूटर की फिलहाल कोई रेटिंग नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसकी कोई रेटिंग अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से अगर इस टीचर को भी देखते हैं तो इसकी भी कोई रेटिंग अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी आप ये एरर शो होगा कि इसकी कोई रेटिंग अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा और क्या कर सकता है पेरेंट, रेटिंग चेक कर सकता है, रेटिंग सॉरी दे सकता है कि किस ट्यूटर को कितनी रेटिंग देनी है। अब जैसे मैंने इसको 5 रेटिंग दी, तो वो मुझे कह रहा है कि रेटिंग इज ऑलरेडी गिवन, आप इसको पहले रेटिंग दे चुके हो, दोबारा नहीं दे सकते। ठीक है, ये देखें टीचर को मैं दोबारा रेटिंग दे रहा हूँ, लेकिन वो चूंकि पहले ही मैं रेट कर चुका हूँ इस टीचर को, तो वो मुझे दोबारा रेट नहीं करने देगा। सो अब इसमें समझने लायक क्या चीजें हैं, देखें इसमें भी सेम टेबल है और उसमें भी वैसे ही 2 बटन लगे हुए हैं जैसे ट्यूटर वाले में रिक्वेस्ट के अंदर लगे हुए थे। तो ये सेम टेबल मैं दोबारा नहीं बता रहा, ये आप कोड देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट के अंदर क्या चीज है, सिंपल टेबल है, सिंपल टेबल से डेटा उठा के शो करवा रहे हैं। रेटिंग के अंदर क्या है ये हम देख लेते हैं, ये थोड़ी नई चीज है, गिव रेटिंग। तो हम इसमें ये गिव रेटिंग वाला देख लेते हैं।
ओके, गिव रेटिंग के अंदर क्या है जी, देखें ये हमारे पास ओके, ये बाकी टेबल तो सेम है ना, जैसे बाकी सारे टेबल हम यूज करते हैं, तो वो तो मैं नहीं बता रहा कि वो सारी क्या है। आखिर में ये जो स्टार्स वाला खाना है, इसमें देखें कि हमने आखिरी खाने में, ये आखिरी खाना है हमारे पास, ठीक है, आखिरी खाने के अंदर हमने 5 स्टार शो करवाए हैं और हर स्टार पे हमने एंकर टैग लगाया हुआ है। यानी जिस स्टार पे भी क्लिक करोगे ना, वो पीछे से एक बटन बना हुआ है और वो बटन क्या कर रहा है, वो इस सफे पे हमें लेके जा रहा है, सबमिट रेटिंग डॉट पीएचपी। ट्यूटर आईडी के तौर पे हम साथ ट्यूटर की आईडी लेके जा रहे हैं, ट्यूटर नेम के तौर पे साथ हम ट्यूटर का नेम लेके जा रहे हैं, रेटिंग के तौर पे 1 लेके जा रहे हैं। क्यों 1 लेके जा रहे हैं? क्योंकि हम नंबर 1 स्टार पे क्लिक कर रहे हैं। अगर हम नंबर 2 स्टार पे क्लिक करेंगे तो रेटिंग के तौर पे 2 जाएगा, नंबर 3 स्टार पे क्लिक करेंगे रेटिंग के तौर पे 3 जाएगा, इसी तरह 4 एंड 5। और क्या लेके जा रहे हैं साथ? पेरेंट आईडी के तौर पे, जो भी पेरेंट इस वक्त लॉगिन है उसकी सेशन आईडी के तौर पे, यानी कि जाहिर बात है पेरेंट जो लॉगिन है उसकी आईडी सेशन आईडी में पड़ी होगी, वो लेके जा रहे हैं। और पेरेंट नेम के तौर पे पेरेंट का फुल नेम लेके जा रहे हैं। तो यानी कि जिस स्टार पे भी हम क्लिक करेंगे तो इस सफे पे हम जाएंगे और साथ ये सारी डिटेल लेके जाएंगे। अब उस सफे पे जाके हम देखते हैं क्या चीज है, सबमिट रेटिंग। सबमिट रेटिंग वाले सफे पे देखें सिंपल पीएचपी का कोड है, ट्यूटर आईडी हम गेट करेंगे कि किस ट्यूटर आईडी को हमने रेट करना है। और गेट क्यों कर रहे हैं, पोस्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जितनी डिटेल आ रही है वो सारी हमें यूआरएल के थ्रू आ रही है। क्योंकि ये देखें ना, एंकर टैग लगा हुआ है, जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें, ये जो अगली सारी चीजें हैं, ट्यूटर आईडी और ये सब कुछ, ये इस सफे पे यूआरएल के साथ जाएगा, ये बतौर पैरामीटर जाएगा। सो हम यहाँ पे इसको गेट के जरिए से हासिल करेंगे, ना कि पोस्ट के जरिए से। तो ट्यूटर आईडी गेट की, ट्यूटर नेम गेट किया, रेटिंग को गेट किया, पेरेंट आईडी को गेट किया, पेरेंट नेम को गेट किया, और इनको अलग अलग 5 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने सिंपल एक क्यूरी लगाई और चेक किया। क्या चेक कर रहे हैं कि पहले से कहीं रेटिंग दी हुई तो नहीं है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रेटिंग्स, रेटिंग वाले टेबल से सारा कुछ सिलेक्ट करो जहां पे पेरेंट आईडी बराबर हो अभी जो पेरेंट आईडी आई है उसके, और ट्यूटर आईडी बराबर हो अभी जो ट्यूटर आईडी आई है उसके। अगर तो ये पेरेंट उस ट्यूटर को पहले से रेट कर चुका है तो जहरी बात है उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा और हम इसको काउंट कर रहे हैं कि कितनी रोज हैं। अगर तो रो 1 से कम है यानी 0 रोज हैं, अभी तक इस पेरेंट ने इस ट्यूटर को रेट नहीं किया, यानी कि 0 रोज, 0 रिकॉर्ड है डेटाबेस में। फिर तुम क्या करेंगे, इंसर्ट क्यूरी की मदद से रेटिंग्स के अंदर उस वो सारी डिटेल डाल देंगे जो अभी अभी हमें मिली है, और उसके बाद हम ये मैसेज शो करवाएंगे कि रेटिंग इज सबमिटेड, और वापस पेरेंट डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। लेकिन अगर रेटिंग 0 से बड़ी है, यानी कि इस पेरेंट ने इस ट्यूटर को पहले से रेट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये शो करवाएंगे कि रेटिंग इज ऑलरेडी गिवन, और ये जब शो करवाएंगे दोबारा से हम पेरेंट डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और ये सारा काम बीच में नहीं होगा, यानी कि रेटिंग दोबारा से डेटाबेस में स्टोर नहीं होगी। सो दिस इज इट, ये आपका टोटल प्रोजेक्ट है, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो काम होने थे, ये सारे वो हैं। मेनली क्या चीजें हैं इसमें, टेबल्स हैं। अगर आपको एक जगह पे टेबल की समझ आ गई है ना, बाकी सारे वैसे ही टेबल्स हैं, कोई नई चीज नहीं है। और दूसरी एक और मेन चीज, जो एंकर टैग्स हैं, आपको एंकर टैग्स की समझ आ गई है तो बाकी सारी जगह पे भी एंकर टैग्स ही यूज हुए हैं, कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं हुई। सो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें। सर ये जो कैटेगरीज में बटन है इनकी कोडिंग का बता दें एक दफा। कैटेगरीज में बटन्स, कैटेगरीज कौन सर सी ये हैं? जो ऊपर, सर ये लॉग आउट रेटिंग, ये ऊपर जो बटन है इनकी कोडिंग किधर है? अच्छा, ये जो रेड कलर के हैं, यस सर। ओके। देखिए ये बटन्स जो हैं ये हर पेज पे होंगे, ट्यूटर वाले पेज पे जाएं, रिक्वेस्ट पे जाएं, रेटिंग पे जाएं, जिस पे जाएं, तो ये सारे जो बटन्स हैं ये आपके पास बॉडी टैग के बाद सबसे पहली चीज होगी। ये बॉडी आ गया, बॉडी टैग के बाद आने के बाद ये देखें आपके पास ये बाकी सारा तो ऊपर वाला मालूम आता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये 5 चीजें ऊपर हैं। उसके बाद ये देखें नैव बार, ये जो बेसिकली बटन्स लगे हुए हैं ना, ये जो पीछे एक ग्रेडियंट सा भी लगा हुआ है, हल्का आसमानी कलर और ये पर्पल कलर, ये नैव बार कहलाती है, नेविगेशन बार कहलाती है। सो हमने क्या किया हुआ है, हमने 3 चूंकि बंदे हैं, एडमिन, ट्यूटर, पेरेंट, हमने हर बंदे की नैव बार बनाई हुई है और हर बंदे की नैव बार हमने अलग रखी हुई है, और जो भी बंदा लॉग इन होता है उसकी नैव बार हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। जैसे ये देखें, PHP इंक्लूड पेरेंट नैव बार, यानी पेरेंट लॉगिन है तो उसकी नैव बार इंक्लूड हो जाए। इसका कोड ओपन कर लेते हैं कि पेरेंट नैव बार में क्या पड़ा हुआ है। ये पेरेंट नैव बार ओपन करें, ये देखें कितने बटन्स हैं, 4, और ये देखें
कितने बटन का कोड है? अच्छा 4। तो जो बटन्स वहां पे बने हुए हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने यहाँ पे पहले देखना होगा कि कौन सी नैव बार यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर में ऊपर हेडिंग्स दी हुई हैं। इन हेडिंग्स को या इन कमेंट्स को पढ़ा करें कि ये कमेंट्स क्या कह रहे हैं। और अगेन दोबारा वही बात, किसी भी जगह पे अगर इंक्लूड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि किसी और सफे से पेज से कोड उठा के हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। उस पेज को ओपन कर लें, आपको कोड मिल जाएगा। जैसे ये हमने ओपन किया तो ये हमें मिल गया। हम इसकी जगह ये भी कर सकते थे कि ये डायरेक्ट उठा के ये सारा कोड उठा के और यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी जगह बजाय ये सब लिखने के ये डायरेक्ट लिख लेते। ये भी चल सकता है। देखें ये मैंने लिख के सेव किया, रिफ्रेश करूंगा ये तब भी चलेगा। लेकिन उसका मसला ये है कि अगर हमें इसमें कोई चेंज करना पड़ जाता फिर हमें 4 सफ़ों पे अलग अलग चेंज करना पड़ता। अभी ये है कि हमने सब कुछ एक ही जगह एक ही फाइल में रखा हुआ है, तो कोई चीज चेंज करनी है वो हमने यहाँ पे करनी है। तो इस तरह हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अभी ये देखें ट्यूटर पे मैं एरो लेके जाता हूँ तो छोटा सा डैशबोर्ड लिखा हुआ आता है। रिक्वेस्ट पे एरो लेके जाता हूँ कुछ नहीं आता। अब मैं चाहता हूँ रिक्वेस्ट पे एरो लेके जाऊँ तो लिखा हुआ है देयर आर योर रिक्वेस्ट स्टेटस, ये लिखा हुआ नजर आए। सेव किया, रिफ्रेश किया, एरो लेकर गया, ये देखें आ गया। अब मैं चाहे किसी भी सफे पे मौजूद हूं, मैं इस पे एरो लेके जाऊंगा मुझे ये चीज नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सारा कोड एक ही पेज में पड़ा था। एक जगह चेंज करूंगा, जहां जहां पे ये इंक्लूड हुआ है वहां वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अब आप इस तरह से करें कि आप अपना कोड एक दफा देखें, लॉग इन करके चेक करें सारा कुछ। कहीं से कोई इशू आता है वो आप लिख के रखें। 5 बजे एनीडेस्क की आईडी आपने मुझे खुद से सेंड करनी है, मैं लॉग इन होकर चेक कर दूंगा। यस सर, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड करता हूँ थोड़ी देर तक या शाम को। ओके।